हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। तो इस जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट का हमने इसी प्रकार से डिस्कस कर लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट उसी में हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एग्रीमेंट में क्या क्या फीचर्स होना ज़रूरी है, जिसके रिगार्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेसनल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स का होना क्या है ज़रूरी है। तो हम आज इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना क्या है, ज़रूरी होता है। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट होना क्या है, ज़रूरी है। तो एग्रीमेंट हमने डिस्कस किया था कि भाई सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कहा जाता है। तो एग्रीमेंट करने के लिए क्या होता है, एक प्रपोजल रखता है, एक क्या करता है, उसको एक्सेप्टेंस देता है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रपोजल क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए किसी सेकंड पार्टी के सामने अपने विचार रखता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। और जब कोई दो सेकंड पार्टीज किसी कार्य को एक्सेप्ट करने ना करने के लिए उसमें सहमति देता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कहा जाता है। तो जब एक प्रपोजल रखता है और सेकंड जो एक्सेप्टेंस ले लेता है तो उस कंडीशन में क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एग्रीमेंट का होना क्या है, ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं किसी व्यक्ति को कह रहा है कि मैं आपने जो है अपनी कार आपको बेचना 50,000 रुपये में आपको बेचना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। सेकंड जो व्यक्ति जिसके मैंने आगे देखा उसने क्या कर दिया कि हाँ मैं ये आपको 50,000 रुपये में कार खरीद लूँगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। तो जब दोनों की बात होगी तो क्या होगा, ये एग्रीमेंट हो जाता है। और जब लीगल इसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली फीचर्स ये थी। सेकंड फीचर्स की हम बात करते हैं कंपनसेटरी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, कंपनटेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कंपनसेटरी का अर्थ है कि जो भी पार्टी हैं, इस पॉइंट में ये है कि जो भी दोनों एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज हैं उनमें एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी होनी ज़रूरी होती है। यानी कि लीगल एग्रीमेंट वही व्यक्ति कर सकता है जो कानूनी रूप से एग्रीमेंट करने के योग्य है, माना गया है। तो नॉर्मली कंडीशन के अंदर वह व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड का है। साउंड माइंड का मीनिंग क्या है कि उसका दिमाग अच्छी प्रकार से काम करता है, पागल नहीं है। सेकंड जो है, जो जिसने मेजर एज को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया। मेजर एज का अर्थ क्या है कि उसने 18 साल से ज़्यादा आयु उसकी हो चुकी है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उसको किसी भी लॉ के गार्डिंग उसको एग्रीमेंट करने के अयोग्य न ठहराया, यानी कि उसको किसी भी कानून के अंदर किसी प्रकार से अयोग्य न ठहराया गया हो, तो इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जो है एग्रीमेंट कर सकता है। यदि इनमें तीनों कंडीशन को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं करता तो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो भी इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट करेगा वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति एग्रीमेंट नहीं कर सकता, यदि पागल है वो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, किसी को किसी लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसको छोड़कर कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है। थर्ड कंडीशन क्या है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का अर्थ क्या है कि भाई दो जो पार्टीज हैं, जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस लेने वाले या देने वाले हैं, दो पार्टी जिनके अंदर एग्रीमेंट होता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। किसी को डराकर, किसी को धमकाकर या किसी को किसी प्रकार का लालच देकर कोई एग्रीमेंट कराया जाता है तो वो एग्रीमेंट क्या है, वैलिड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी विशेष
वैध दिखाकर उससे कुछ ले लिया जाता है, रिटर्न में सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। वैसे तो रिटर्न में हो जाता है, फिर भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि फ्री कंसेंट दोनों की ही नहीं है। तो इस सबसे ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ का जो फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट में क्या है कि भाई दोनों पार्टीज़, चाहे लेने वाला चाहे देने वाला, दोनों का कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना क्या है, ज़रूरी होता है। यानी कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन, जैसे मैं बुक ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा बुक बेच रहा है, तो जब बुक बेच रहा है तो क्या करेगा, बुक मुझे देगा और मैं क्या करूँगा, उसको पैसे दूँ, तो उसके लिए पैसे कंसिडरेशन हो गए और मेरे लिए जो कंसिडरेशन क्या हो गया, बुक्स हो गई। तो दोनों की तरफ से कुछ न कुछ वस्तुओं का, सर्विस का जो है आदान प्रदान होना क्या है, ज़रूरी होता है, तभी उसको हम एग्रीमेंट वैलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वैलिड एग्रीमेंट के अंदर। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड, इसमें ये है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड। इसमें क्या है कि किसी भी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जो पहले से क्या हो, अनुचित हो, जो पहले से क्या हो, अनुचित हो, जिसको किसी भी प्रकार से कन्वर्ट नहीं करा सकता। इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी में बाधा डालना का एग्रीमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शादी करने का पूर्ण अधिकार है, उसकी शादी के अंदर कोई बाधा डालता है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वाइड एग्रीमेंट के अंदर कहलाएगा। नेक्स्ट जो है द एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड, कि जो एग्रीमेंट है वो, वैसे तो एग्रीमेंट जो भी होता है वो रिटन भी हो सकता है और मोरल भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। नॉर्मली रूप से जो है हम रिटन में ही रख लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए हम जो रिटन में रख लेते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कि रिटन में ही हो, ये मौखिक भी हो सकता है। और मौखिक जब रिटर्न में होता है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, यानी कि जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी की मामला होता है, जहाँ पर महंगी चीज़ें का आदान प्रदान होता है, परचेज सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है एग्रीमेंट जो लगभग रिटर्न में ही रख लेना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो है कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई एग्रीमेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टीज उसको क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, यानी कि दोनों पार्टीज ऐसे कार्य के रिगार्डिंग एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो दोनों पार्टीज के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो इम्पॉसिबल ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल चांद तारे तोड़ लाने का एग्रीमेंट करना, तो चांद तारे तोड़ना जो है इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो इसको एग्रीमेंट को जो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये था हमारा सेशनल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी जो हमने एग्रीमेंट में भी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्ट भी हम डिस्कस किया था, लगभग जैसे ही लगते हैं, परंतु इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। तो एग्रीमेंट को सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2H के अंदर जो है दी गई है। डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मेटिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें एक वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है, वो उसे क्या कहते हैं, हम ठहराव कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है। उसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक ऐसा ठहराव जो कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो, चेंजेबल हो, उसको क्या बोलते हैं, हम अनुबंध कहते हैं। स्कोप की जब बात करते हैं, जो ठहराव है, एग्रीमेंट है, उसका स्कोप जो है वाइड है, क्योंकि सभी एग्रीमेंट जो है लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं। तो इसका जो स्कोप जो है काफ़ी वाइड है, काफ़ी फैला हुआ है। और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एरिया जो है लिमिटेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ लीगल एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो है नेचर। तो जो एग्रीमेंट है इसके अंदर चाहे लीगल हो
चाहे इलीगल हो, दोनों प्रकार के एग्रीमेंट आते हैं। और जब हम बात कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं तो इसमें जो सिर्फ वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस की जो बात करते हैं, जो एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट का जो बेस है वो प्रपोजल होता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसका बेस क्या है, एग्रीमेंट होता है कि एग्रीमेंट से ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट होता है। और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस किसके लिए, एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी होता है। लीगलिटी कि भाई जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एग्रीमेंट के अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना ज़रूरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। परंतु जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पार्टीज़ का होना क्या है, ज़रूरी होता है। इफ़ेक्ट जो है कि भाई जब इफ़ेक्ट की बात करते हैं प्रभाव की, तो जो एग्रीमेंट है उसको इन्फोर्सेबल बाई लॉ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा सकते। कुछ जो लीगल होते हैं उनको तो हम इन्फोर्सेबल बाई लॉ कर सकते हैं, यानी कानून के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं, परंतु सभी जो एग्रीमेंट होते हैं उनको कानून के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाई लॉ होते हैं। तो आज का यही हमारा टॉपिक था, बेसिक जो है एसेशनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप एंड डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।